अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और डेप्रिसिएशन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। आज आपका ईयर है सर, ईयर की हेडिंग डाल दीजिएगा। आज आप करने जा रहे हैं, तो हम रिसेंट वाले पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7110 पेपर 21 अक्टूबर नवंबर 14 साथ साथ लिखिए और फिर स्टार्ट करते हैं सर। इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे अब डेप्रिसिएशन वाला सॉल्व। अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। October November 2014 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 2। रेडी, स्टार्ट करें तो स्टार्ट करें। पेपर 21 अक्टूबर नवंबर। चलो जी सर, लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू डिलीवरी व्हीकल ऑफ स्विफ्ट लिमिटेड। 1 जुलाई 2012 को आपने परचेज किया डिलीवरी व्हीकल 1, 1 जुलाई 2012 को। फिर 1 जुलाई 2013 को आपने परचेज किया डिलीवरी व्हीकल 2, बिल्कुल उसके एक साल के बाद। डेट्स को बहुत गौर से देखिएगा। फिर लिखा है 30 जून को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया डिलीवरी व्हीकल 1 और उसकी जगह आपने रिसीव किया 8000। मैंने लास्ट क्लास में आपको इस 8000 के वर्ड को, 8000 जो आप रिसीव करते हैं जब आप एसेट बेचते हैं, उसका एक नाम बताया था। उसका नाम क्या था सर आपके पास? सेल प्रोसीड। याद रखिएगा, सेल प्रोसीड वो अमाउंट होता है जब आप किसी चीज को बेचते हैं तो आपको मिलता है, और ये आधों को नहीं पता होता। एग्जाम में इतने एमसीक्यूज में होता है, ये बच्चे ढूंढते रहते हैं इसको। सर लिखा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए मैं आपको याद दिला दूं, कॉस्ट में से पहले आपको क्या माइनस करना है? पीएफडी। और उस पर आपने अप्लाई क्या करना है? उस पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर उसको रेट के साथ। यहां से निकलेगा सर ये फॉर्मूला है इसका। स्टेट टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, एनीवन? कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस, ओबीएस लिख दिया मैंने। दूसरा यूजेज नहीं, वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर यूजेज के लिए, और इसको रिफाइन करो। यूजेज का मतलब होता है सर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, यूजेज में वेयर एंड टेयर आएगा। और टाइमली फैक्टर, वक्त भी चीजों को खराब करता है। टाइम को और रिफाइन कर दें, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्सोलेंस, वेयर एंड टेयर, ये सारी चीजें चीजों को खराब करती हैं। रीजन बताया था कल सोफिया। रीजन, प्रूडेंस और मैचिंग प्रिंसिपल है। कॉजेज नहीं है। रीजन पूछता तो मैं वो लिखता, कल रीजन आ रहे थे बार बार, आज कॉज आया सबसे पहले। तो एग्जामिनर इसको घुमाता रहेगा आपके लिए, कभी कॉज पूछेगा कभी रीजन पूछेगा। बच्चा बोलेगा मैं तो सब लिख के आया, ए क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने कॉज में रीजन लिख दिया और रीजन में कॉज लिख दिया। बात समझे? रीजन प्रूडेंस है, रीजन अकाउंटिंग है, और कॉजेज नेचुरल है। आ रही है बात समझ में? इसका फर्क है। फिर सर आगे बढ़े। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 और 30 जून 2014। पहले तो एक बात ये देखिए, जैसे मैंने आपको सिखाया इन्फॉर्मेशन शुरू से। यस, इन्फॉर्मेशन शुरू से कितना अमाउंट है सर इसका? 15,000 और 20,000। सबसे पहले जाके यहाँ लिख दें ऊपर 15,000 और यहाँ लिख दें सबसे पहले जाके 20,000, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार। कॉस्ट हमेशा ऊपर लिख देते हैं उसके, लिख दें डिलीवरी व्हीकल 1 और 2 की मैंने कॉस्ट लिख दी। डिलीवरी व्हीकल 1 मैंने कब खरीदा है? 1 जुलाई 2012 को। ये जैसे ही कर लिया ना मैंने काम, आप सुने सर, जैसे ही मैंने 15,000, पहला साल है, जवाब दें। ये फॉर्मूला है। पहले साल के लिए कैसे अप्लाई करूंगा? 15,000 में से क्या माइनस करूंगा? जीरो। जीरो पर कितने परसेंट रेट अप्लाई करूंगा? 20%। तो 15,000 का पहले साल का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 3,000। सर सुने, एक सेकंड रुक के होल्ड कीजिए और मेरी बात समझें। सर आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की। मेरे जैसा बच्चा होंगे आप तेज तेज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आंसर लिख के। मैंने रेट तो पढ़ा, मैंने फिर पॉलिसी नहीं पढ़ी। पॉलिसी कहाँ पढ़ी सोफी हमने कहाँ ध्यान दिया? इसी यही चीज मरवा देगी पेपर में। पॉलिसी पढ़नी होती है सर, इस क्वेश्चन में कहीं पॉलिसी नहीं लिखी। अब बात करें ना, पॉलिसी नहीं लिखी तो मैं मन बाय मन से जाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? ये तरीकेकार है इस क्वेश्चन को करने का, कि आपको मन बाय मन से सॉल्व करना। अगर पॉलिसी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी है वो मंथली पॉलिसी है। 6 महीने नहीं चली है ये मशीनरी। फिर से चेक करें, 15,000 में से 3,000 को माइनस करें, आंसर बताएं 20% से मल्टीप्लाई करके। 2400। सर इसका आंसर आ गया 2400। सुनिए गौर से, लेकिन गौर से देखिए, बेचा कब है? 30 जून को। तो ये भी तो पूरा साल चल गया ना, तभी पूरा लिया मैंने। मेरी बात समझ में? मैंने जो वैल्यू लिखी यहाँ पे डेप्रिसिएशन की, वो मैंने पूरी वैल्यू लिखी यहाँ पे। सर आपने कोई मंथ में नहीं डिवाइड किया इसको, आधा साल चली ही नहीं ना, पहले साल भी फुल चला सा, नहीं समझ में आई बात? फिर से देखो, अगर जुलाई की पहली तारीख से लेके मशीन खरीदी गई है
तो जून की 30 तारीख तक इसको पहला साल हुआ है, 12 से लेके 13। अगला साल कब स्टार्ट हुआ होगा? 13 से लेके 14। आ रही है बात समझ में? 2 साल पूरा चली है। सर मंथ बाय मंथ कहाँ गया? घुमाया ना उसने आपको, मंथ बाय मंथ ही दे के फुल ईयर पे एसेट को उसने बेचा है। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन मंथ बाय मंथ का है, बस फर्क ये है कि क्योंकि वो साल के पहली डेट पे खरीद के साल के आखिरी डेट पे बेच रहा है तो पूरा पूरा साल लग गया। बात समझ में आई? मैंने साल की पहली दिन खरीदा और साल के आखिरी दिन बेचा। अब चाहे कोई भी पॉलिसी हो, चला तो पूरे साल ही है ना। बात समझ में आएगी? सुबहानियत। सुबह मैंने ऐसे ही खरीदा 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को मेरा ईयर एंड होता है, तो जवाब दो 2 साल मैंने मशीनरी फुल इस्तेमाल की ना, फुल इस्तेमाल हुई ना, तो फुल का मतलब है सर ये तो फुल चल गई, इसमें कोई मंथ बाय मंथ अपना। अगर हाँ मैंने जुलाई में खरीदी होती और दिसंबर में मेरा ईयर एंड होता तो मैं मल्टीप्लाई करता इसको और फिर मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन क्या करता? 12, आधा साल करता। आ रही है बात समझ में? यहां तक ये काम किया। अब 20,000 को मल्टीप्लाई कीजिए, मगर 20,000 के साथ मसला देखिए, 20,000 आपने 12 से 13 में खरीदा या 13 से 14 में? 13 से 14 में, तो इसका मतलब है पहले साल तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? सर 4,000। यहाँ लिख दिया मैंने सर आगे 4,000। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2014 का क्वेश्चन है बस ये। यहाँ से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं सर। 3,000 की टोटल ईयर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 3,000। 2400 और 4,000 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर? 6,400। मैंने सर यहाँ लिख दिया 6,400। किस वाले एसेट को बेचा है? किस एसेट को बेचा है? फर्स्ट था, जो डिलीवरी व्हीकल 1 था, DV1, इसको बेचा है। जिसको बेच देते हैं उसका टोटल भी निकालते हैं, तो जो बेच दिया उसका टोटल निकाला, तो उसका टोटल कितना आ गया आपके पास? 5,400। दूसरे का टोटल निकालने की जरूरत है सर? लिख दें, जरूरत नहीं है वैसे, लिख दें सर। क्यों लिख रहा हूं मैं? सामने देखो लिखा हुआ है टोटल, तो मैंने लिखा टोटल। डन। सवाल अच्छा सा, एक टेबल बना लो बस, DV1 के नाम से बनाओ, आंसर लिखो इसका, जल्दी करो। लिख लिया? टोटल कर लीजिए उसको। शाल किया कॉपी? जल्दी से करो कॉपी। कॉपी कर लिया? डन। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ देखें सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकालना है सर हमें। क्वेश्चन कौन कौन से ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मांग रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा सर। क्वेश्चन आपसे जो प्रोविजन मांग रहा है वो आपसे कह रहा है सर हमें 1 साल का प्रोविजन दिखाइए। कौन से ईयर का? एक प्रोविजन देंगे सर आप हमें, फिर से देखिए, या 1 ही साल का प्रोविजन मांग रहा है? लिख रहा है सर प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। सर सिर्फ 1 साल का, दूसरे साल का नहीं, यानी पहले 2013 का नहीं मांग रहा। अब मेरा सवाल ये, अब जरा रुक के सुनिएगा फिर समझिएगा। तो अब जो मेरा साल है ये 14, तो ये मेरा साल सर स्टार्ट कब से होगा? 2013 से लेके 2014 तक। ऐसे डेट डाल सकते हैं सर? यस, आप डेट डाल सकते हैं वैसे, ये डेट डालना गलत नहीं है, सही है बिल्कुल सर। यहाँ लिखा मैंने आगे 13 से लेके, आपने यहाँ पे लिखा कि आगे सर 14। डन। अब सुने सर, ये दोनों वैल्यूज आपने सामने सामने सुने भी नहीं लिखे, सुने सर। जवाब दे, पहला मंथ कौन सा होगा? साल कब से स्टार्ट हो रहा है? जून से या जुलाई से? जुलाई से। तो पहली डेट क्या होगी? यही सारी, ये सब गलतियां नहीं किया करो सर। यहाँ क्या लिखा मैंने आगे? जुलाई 1। साल एंड कब होगा? जून 30। तो सर मैंने यहाँ लिखा सर आखिरी डेट जो इनकम स्टेटमेंट पे बनेगी वो क्या होगी? जून 30। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिला वजह ना आप अपने मार्क्स लूज करेंगे। सिर्फ किस लिए? सिर्फ आप ये सोचते सोचते यार क्या वैल्यू आएगी, क्या होगा, ये सब नहीं सोचें भाई। पहले फॉर्मेट कंप्लीट करें, एक फॉर्मेट है उसे शराफत से आहिस्ता से कंप्लीट करें, फिर वैल्यू सोचेंगे। 30 जून को इसका ईयर एंड होगा, जो जिस टाइम पे ये स्टार्ट होगा उस टाइम पे आप क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा उस पे आप क्या लिखेंगे सर? इनकम स्टेटमेंट। वैल्यू वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू का मसला ही नहीं है, आ जाएगी। फॉर्मेट भी तो लिखना है। फिर जिस डेट पे आपने डिस्पोज किया है, सर मैंने जून की 30 को डिस्पोजल किया है, वो भी मैंने सर यहाँ लिख दिया। आ रही है बात समझ में? साल जब खत्म होगा वो भी कौन सी डेट होगी? वो होगी जून 30। सर उस डेट पे आप क्या निकालेंगे? बैलेंस शीट। खुद देख लें सर, अगर मैंने कैलकुलेशन एक एक नंबर की भी ना की हो, मैं पहले फॉर्मेट कंप्लीट करूं ना यार, मेरा काम है ये। मेरी बात समझ में आई? फॉर्मेट के बगैर क्वेश्चन को करना बेवकूफी है।
जो जो थोड़े बहुत मार्क्स आने वाले होंगे ना वो भी लूज हो जाएंगे अगर आपको वैल्यू सही नहीं निकाली। ऐसे तो निकालनी है आपको वैल्यू सही। सब ब्रॉड डाउन कैसे पता चलेगा, जवाब दीजिए। 2012 से 13 तक ये गया बॉक्स, 2012 से 13 तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। यस सर, कितनी? 3000। तो जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन है वही आपका क्लोजिंग भी है और वही इस साल का क्या है, ओपनिंग भी है। आ रही बात समझ में? सर मैंने यहाँ आके फिर इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया, मेंशन करूंगा सर मैं इसके अंदर यहाँ पर आके 3000, ये 3000 मैंने यहाँ लिखा। सर ये तो मोटर व्हीकल 1 की डेप्रिसिएशन है, ये मोटर व्हीकल 1 की भी डेप्रिसिएशन है और पिछले साल की टोटल डेप्रिसिएशन भी है। आ रही है बात? अगर मैं पिछले साल का टी अकाउंट बनाता तो उसमें ब्रॉड डाउन नहीं होता, उसमें इनकम स्टेटमेंट होता, 3000 होता। 3000 के बाद उसमें क्या आता, सीडी, वो सीडी यहाँ था 3000। अब वो 3000 एक्चुअली मेरा ब्रॉड डाउन बन गया। आ रही है बात समझ में? मैंने ब्रॉड डाउन लिखा। अब सुनिए सर, इस साल का डेप्रिसिएशन बताइए इस टेबल को देख के। इस साल का 2013 से लेके 14 तक का टोटल डेप्रिसिएशन बताइए। टोटल 6400। और जो एसेट बेचा है उसका टोटल डेप्रिसिएशन बताइए कितना है, 5400। आ रही है बात समझ में? तो इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया सर आपके पास, 6400। और जो आपका टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना आ गया आपके पास, 5400। फिर से एक बार आंखें खोल के इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने जानबूझ के आपको सबसे पहले कराया। 3000 में 6400 को ऐड करेंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, 9400। 9400 में से 5400 को माइनस करेंगे, चेक करें 94 में से 54 को माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 4000। सर इसका आंसर आपके पास आ रहा है सर 4000 आ रहा है ना? अब जवाब दीजिए, आपके पास डिलीवरी व्हीकल 1 बचा या 2? 2। 2 का इस साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है ये देख के बताइए। 4000 ही ना? तो जो मशीन बेच दी उसकी कॉस्ट को रिमूव कर दिया और जो मशीन बेच दी उसके डेप्रिसिएशन को रिमूव कर दिया। आई बात समझ में? जो मशीन बेच दी उसकी कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंट में से रिमूव कर दिया और जो प्रोविजन मैंने जो उस पर जितना भी प्रोविजन चार्ज किया हुआ था 5400, मैंने उसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस। तो जो मेरे पास डेप्रिसिएशन बची है ना सुबान, वो बची है 4000 की। आ रही है बात समझ में? 4000 किसकी डेप्रिसिएशन है, 1 की या 2 की? 2 की, तो वही बच गई। तो ये इसका फॉर्मेट है। इस साल आपने जो चार्ज किया वो इसमें ऐड किया, या आपने ऐड किया, ये ऐड है। और जो आपने डिस्पोज किया उसको इसमें से आपने क्या कर दिया, माइनस। तो जो एसेट जाता है हम उसकी कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंट में से माइनस कर देते हैं और प्रोविजन में से उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुभान गौर से देख रहा है इसलिए इसको समझाना पड़ेगा। इसलिए देख रहा है ये क्योंकि इसने क्लासें मिस की हैं पिछली, गधा है ये। सर यहाँ देखें मेरी बात सुने, यहाँ लिखा आगे कॉस्ट, कॉस्ट लिखा मैंने, मैं इस साल का अकाउंट बना रहा हूँ, कब का, 2013 से लेके 2014 तक का, 2013 से लेके 2014 तक का। सर ब्रॉड डाउन वैल्यू कितनी की मैंने, 2 मशीन खरीदी, मोटर व्हीकल खरीदी हुई है ना, एक कितने की है, एक 15,000 की और एक 20,000 की है। सर यहाँ लिखेंगे आगे 35,000, राइट? नहीं नहीं सर, अलग अलग नहीं नहीं, पहले साल जब खत्म हुआ होगा तो पहले साल तो सिर्फ मेरे पास 15,000 वाली चीज होगी ना। फिर इस साल मैंने क्या किया होगा, इस साल मैंने इसमें एडिशन किया होगा, एडिशन मैंने इसमें कितने का किया होगा, 20,000 का किया होगा ना। फिर उसके बाद इसी साल के बिल्कुल आखिरी दिन मैंने डिस्पोजल भी किया, मेरे पास ये जो मशीन थी मैंने उसको उठा के यहाँ से क्या कर दिया, बेच दिया। तो सर मेरे पास सीडी वैल्यू कितनी बच गई, 20,000। जवाब दीजिए, मेरे पास जो 20,000 बचा है ये कौन सी डिलीवरी व्हीकल है, डिलीवरी व्हीकल 2 बच गया। तो जवाब दीजिए पीएफडी भी तो मेरे पास किसका बचना चाहिए, डिलीवरी व्हीकल 2 का, वही बचा। मैं काफी अरसे से ये बात बोल रहा हूँ बेटा, जब साल शुरू हुआ 13 से 14 तो आपके पास सिर्फ एक ही व्हीकल थी, कौन सी व्हीकल थी आपके पास, 15,000 वाली। तो मैंने उसको किस में रख दिया, ब्रॉड डाउन में। इस साल मैंने ऐड कौन सी वाली व्हीकल की, 20,000 वाली। पूरा साल चला के खत्म किया मैंने, तो मैंने जो पहली वाली व्हीकल थी उसको बेच दिया, कॉस्ट में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, यही थी कॉस्ट, मैंने इसको माइनस कर दिया। 2 ही व्हीकल थी ना, जब 15,000 वाली व्हीकल बिक गई तो बची कौन सी, सिर्फ 20,000 वाली व्हीकल, तो सीडी आ गया। आई बात समझ में सारे? इसको बिल्कुल आप यूं समझे, यू हैव 2 फोन्स, वन इज 15,000, सेकंड इज 20,000। 15,000 वाले फोन 2 साल चला के बेच दिया तो माइनस करूंगा ना उसको, उसकी जितनी डेप्रिसिएशन है उसको भी माइनस करूंगा। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 5400, माइनस कर दी मैंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुरू से, इसको बहुत ध्यान से देख के इस पे काम कीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी कीजिए। चाहे तो कॉस्ट अकाउंट भी बना लीजिए, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन बना लीजिए, 4 मार्क्स का ऊपर वाला पार्ट है। बाकी का पूरा कोर्स मैं आपको 2 महीने में पढ़ा दूंगा, वो तो मेरा काम है, ये है काम, आप ये सीखें, एग्जाम में आएगा यहाँ मुश्किल होगी आपको। बेसिक अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं, कोई मसले की कहानी नहीं है। 1 महीना तो आप स्कूल से ऑफ लेंगे अप्रैल, वो तो मैं आपको सुबह शाम दिन रात पढ़ा दूंगा, पास पेपर रख रख के पढ़ा दूंगा। ये तो आ जाए पहले, ये वाली कहानी तो आपको समझ में आए कि होना क्या है। जी जी, दोबारा बोलिएगा आयजा।
बोलो आयजा, आयजा माइक बोलो। जी जी डन, बोले बोले। किसका फुटर? हाँ बिल्कुल, फुटर 35,000 है। फुटर मार्क नहीं किया है मैंने। आगे बढ़ जाऊं? एडिशन को यूं समझो, बैंक, आपने जो डिलीवरी व्हीकल खरीदा तो डिलीवरी व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये तो मैंने जल्दी जल्दी में बनाया ना अकाउंट के, यहाँ पे तो आप डेट भी डालेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप मेंशन करेंगे सर इसके अंदर आके बैंक। सर अगर इनको डिस्पोजल का बोला है वन का होता ना बस, वनी को तो बेचा है मैंने, तो वही लिखा है ना, वही लिखा मैंने। तो भी बनाइए डिलीवरी वो डिस्पोजल का अकाउंट, हाँ अगला पार्ट यही है, अगला पार्ट क्या है, डिस्पोजल के बारे में बात करो। तो यहाँ तक काम कर लिया आपने। आई हैव अ क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। बेचा जिसको है उसका प्रॉफिट या लॉस बताने के दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, या तो डिस्पोजल का अकाउंट निकाल के प्रॉफिट या लॉस निकालूं, या तो वो इक्वेशन में इक्वेट कर दूं। दोनों भी दोबारा सिखा रहा हूं, बहुत सारे चेहरे दोबारा नजर आए। लिखा हुआ प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिलीवरी व्हीकल। वो कह रहा है डिलीवरी व्हीकल की जनरल एंट्री सिखाएं। जब तक आपको डिस्पोजल का अकाउंट नहीं आएगा ना, आप डिलीवरी व्हीकल को नहीं समझेंगे। अच्छा मैं एक बार ना रुक के फिर बता रहा हूँ, मुझे याद है उस क्लास में तुम सब थे, तो ये पुरानी बात हो गई, मगर थे तुम सब। मैं दोबारा से बता रहा हूं, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम बैंक को डेबिट नहीं, हम मोटर व्हीकल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करते हैं। जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट करते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज की नॉन करंट, मैं लिख देता हूं दोबारा सर, नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सर ये एंट्री किस चीज की है? नॉन करंट एसेट खरीदने की। फिर एक एंट्री किसकी बनती है सर? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ये किसकी एंट्री है सर? ये एंट्री है डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। कहां से लाए हो सर ये? बेटा आप पढ़ना शुरू कर दो सुभान। अब सर मैंने कहा सर ये एंट्री आप कहां से लेके आए? ये एंट्री बेटा ऊपर देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट देखो, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का 6400 देखो, नजर आ रहा है क्या? 6400 पे यही एंट्री पास हुई हुई नजर आ रही है आपको? यहाँ पे चेक करो, यही पास हुई हुई है। पीएफडी का अकाउंट आपने क्या किया हुआ है? क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट आपने क्या किया हुआ है? डेबिट। यही एंट्री पास की है मैंने। सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंट्री है ये हर साल बनेगी? बिल्कुल बनेगी, जब भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा ये एंट्री बनेगी। सर ये एक्सपेंस की कैसी एंट्री है जिसमें कैश नहीं है? बेटा डेप्रीसिएशन होता ही नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस की एंट्री है। डेप्रीसिएशन के पैसे आप तो किसी को नहीं देते ना। मेरा ये लाइटें डेप्रीशिएट कर गई, मेरा ये एसी डेप्रीशिएट कर गया, ये स्क्रीन डेप्रीशिएट कर गई, जवाब में मैं किसी को पैसे दूंगा? तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये किसकी एंट्री है? ये डेप्रीसिएशन की एंट्री। अब सुने, ये दोनों एंट्री किसी को लिखनी है तो लिख लो, किसी को लिखनी है तो वाकई टॉप पे लिख लो, एक दफा फिर से लिख लो। नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और पीएफडी क्रेडिट। ये डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की एंट्री है, से आप डेप्रीसिएशन चार्ज निकालते हैं। पीएफडी अकाउंट का अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो आपको याद रहेगा, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पर। तो पीएफडी अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट क्या हो गया? डेबिट। ये लिख लें। अब सुने, जब तक आपको डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट नहीं याद होगा ना, तब तक आप इन एंट्री को मैंने घूमते रहेंगे। मैं एक दफा फिर से आपको फॉर्मेट याद दिलाने की कोशिश करता हूं। सुने, पहली बात तो ये सुने, मशीन खरीदी, एक एंट्री पास की। डेप्रीसिएशन चार्ज किया, एक एंट्री पास की। डिस्पोजल का कमाल है, डिस्पोजल जब भी होता है तो कम से कम 3 और 4 एंट्रीज पास होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, कम से कम 3 या 4 एंट्रीज पास होती है, कम से कम। सर सुने, मतलब सर डिस्पोजल का पहले तो फॉर्मेट सुने, और आपको आता होगा, आप लोग मीडियर्स दे के आए हो, आप लोगों को याद होगा ही। सर डिस्पोजल का अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो आपको याद है सर, आप लिखते थे सर डिलीवरी व्हीकल को आप क्या करते थे? डेबिट, है ना। और डिलीवरी व्हीकल, और यहाँ भी क्या लिखते थे? डिलीवरी व्हीकल एट कॉस्ट। कितनी कॉस्ट थी जिस चीज को आपने बेचा है? 15,000। उस पे आज तक का पीएफडी कितना चार्ज हुआ है सर? उस पे आज तक का पीएफडी आपने चार्ज किया हुआ सर कितना? 5,400। सर इन दोनों एंट्रीज को अगर मैं आपको बताऊं, अभी आपने कॉस्ट का अकाउंट बनाया होगा, कॉस्ट के अकाउंट में देखिए डिस्पोजल किस तरफ है? क्रेडिट साइड पर। कॉस्ट के अकाउंट में डिस्पोजल देखें किस तरफ है? क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पे देखिए किस तरफ है? डेबिट साइड पर। इसे याद रखना मुश्किल नहीं है। पीएफडी अकाउंट में देखिए डिस्पोजल किस तरफ है? डेबिट साइड पर। तो जवाब दीजिए यहाँ पे किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पर भाई। ये तो वैसे भी याद हो जाएगी, ऑल्टर है क्या? जवाब दे, मैंने किसी चीज को बेचा, पैसे मिलेंगे या जाएंगे? पैसे मिलेंगे। सर मैंने जिस चीज को बेचा है, मैंने जब बेचा तो मैंने उसकी सेल प्रोसीड कितनी रखी? 8,000। जिस चीज को बेचते हैं और जितने का बेचते हैं उसका सिर्फ काम डिस्पोजल अकाउंट में। बस डिस्पोजल अकाउंट में सर यहाँ पे काम कैसे आएगा? आप यहाँ के इसके अंदर मेंशन क्या करेंगे? बैंक। बैंक की वैल्यू कितनी है सर? बैंक की वैल्यू है सर आपके पास यहाँ पे कितनी? 8,000। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब रिपीट कर रहा हूं मैं। सर ये जो मैंने 3 एंट्रीज यहाँ से पास की हैं, कोई बच्चा इसको जनरल एंट्री की फॉर्म में सामने लिख के दिखा सकता है?
इसकी जनरल एंट्री बना सकते हैं। डिस्पोजल को क्या किया मैंने, डेबिट, और व्हीकल को मैंने क्या किया, क्रेडिट। पहली एंट्री क्या बनी सर, पहली एंट्री बनी सर डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, और मोटर व्हीकल या डिलीवरी व्हीकल का अकाउंट क्या हो गया सर, क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा सर इसके अंदर, 15,000, और यहाँ पे भी अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास, 15,000। सही आ गया अमाउंट। सर नंबर 2, दूसरा पॉइंट, दूसरा गौर से देखिए, पीएफडी, वेरी गुड सर, पीएफडी को क्या कर देंगे सर, पीएफडी डेबिट, डिस्पोजल को आप क्या कर देंगे सर, क्रेडिट। लेकिन अमाउंट क्या आएगा, 5400, यहाँ भी लिखा सर मैंने आगे 5400। तीसरा बताइए, तीसरे में आपके पास क्या केस होगा, बैंक को आप क्या कर देंगे, डेबिट, डिस्पोजल, क्रेडिट। सर ये तो मैंने बताया ना, मिनिमम 3 एंट्रीज पे बात खत्म होगी, मिनिमम, होगी नहीं खत्म कभी भी, 8000। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, सुनिएगा सब लोग। सर जरा इसका फुटर मार्क करके देखते हैं, फुटर देखिए इसका मार्क करके, 8 और 5 13, 13,500। इसका मतलब है सर 15,000 मेरे फुटर में आएगा, 15,000 फुटर में आएगा, और उसमें से 13,400 माइनस कर दीजिए, चेक कीजिए आपको 1600 का जवाब दीजिए, आपको प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। सर यहाँ लिखा, वेरी गुड सर, आपको क्या हो गया, इस पे लॉस हो गया। अब तीसरी एंट्री इससे कनेक्ट करके बताओ क्या करेंगे, डिस्पोजल को क्या करेंगे, क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, डेबिट। ये 4 एंट्रीज बनती है भाई, तब ये डिस्पोजल खत्म होता है। और काम की बात, एक मिनट, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है आज कुछ, दोबारा मैं इसको जरा कनेक्ट कर दूं। हाँ जी बोलिए, हुक्म करें। इनकम स्टेटमेंट वो डेबिट होगा, डिस्पोजल क्रेडिट, बिल्कुल डिस्पोजल क्रेडिट होगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा अब जरा थोड़ा सा ना दिमाग को ना यूज करना है इस काम में, थोड़ी देर के लिए दिमाग को यूज कीजिए। मैं आपको कमाल बताऊं, सुनो गौर से, कमाल बताऊं। पहली 15,000, बड़ी वैल्यू उस तरफ है ना। अब सुनिए सर, काम की बात बोलूं, पहले वाली एंट्री की वैल्यू गिवन होगी, जब तक आपको ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बताएगा तो आगे कैसे पूछेगा सवाल। बात समझ में आई। पहली वाली एंट्री की 1 की आपके पास, मैं 1 को अगर हाईलाइट कर दूं, 1 की आपके पास वैल्यू गिवन होगी, 3 की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, कितने का बेचा ये भी बताएगा, है ना, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ये नहीं बताएगा, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आई। अब अगर अकाउंट को गौर से देखो तो ये बात समझ में आएगी, ये गिवन होगा सर, ये भी गिवन होगा। जो कैलकुलेट करना होगा ना उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जो कैलकुलेट करना होगा वो ये होगा, इसे आपको कैलकुलेट करना है ना। पीएफडी तो हम कैलकुलेट करते हैं, और सर आईएस भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। तो कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, कुछ चीजें गिवन होंगी, तो आप इस बेसिस पे काम करेंगे। बात समझ में आई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड है, कॉस्ट एंड सेल प्रोसीड कैलकुलेटेड नहीं होती, कैलकुलेट नहीं करने होते। क्वेश्चन में देखें, अब जो आपके सामने लिखा हुआ, ये सब कॉपी करना है आपको। क्वेश्चन में लिखा है, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ वीकली 1, नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इस पूरे काम के, ये जो मैंने अकाउंट, खैर अकाउंट नहीं मांगा इसने, इस पूरी जनरल एंट्रीज के, जिसमें एक एंट्री चौथी वाली भी आएगी, इसमें 4th एंट्री आप क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके डिस्पोजल को आप सर क्रेडिट कर देंगे, और वैल्यू लिख देंगे सर 1600, और यहाँ वैल्यू लिख देंगे 1600। इन 4 एंट्रीज के वो आपको मार्क्स दे रहा है 6 मार्क्स का पार्ट है ये, तो आपको इसमें वो 6 मार्क्स देगा, जिनमें से ये गिवन है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये गिवन है, इस बार सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना था। आई मेरी बात समझ में। 1600 कैलकुलेट किया, सुभान वो 5400 तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके ना। अब सुने, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार कहते हैं सर वो कल की क्लास में आपने एक इक्वेशन मेथड समझाया था प्रॉफिट निकालने का, वो भी बताऊं दोबारा। सुने, ये बहुत जरूरी है इसकी रिपीटेशन। एक इक्वेशन होती है कॉस्ट माइनस पीएफडी इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। जवाब दो सुभान, कॉस्ट कितनी है 15,000, पीएफडी कितना है 5400। सर जवाब दीजिए, नेट बुक वैल्यू कितनी है 9600, पीएफडी कितना है सर 9600, मैंने यहां लिख दिया। सर अब उसके बाद बताइए, यहां देखिए, हाँ इसके बाद बताइएगा सर। अब मैं सामने यहाँ पे ये बात करूं, अब दूसरा पार्ट क्या होता है, सेल प्रोसीड में से माइनस क्या करते हैं सर, नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस। जवाब दीजिए, नेट बुक वैल्यू कितनी की आपकी 9600 की, बेचा कितने का है 8000 का, तो सर नेगेटिव आंसर आया ना 1600। 1600 आपके लिए क्या है सर, 1600 आपके लिए सर है लॉस, ये लॉस निकाल लिया मैंने। हाँ मगर अगर क्वेश्चन में मांगे ही डिस्पोजल का अकाउंट, तो फिर तो डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे। ये आपके लिए एक सेपरेट चीज है, ये कैलकुलेशन है इसकी। ये कब यूज होती है, कैलकुलेशन यूज हो सकती है कभी किसी एडजस्टमेंट में, कहीं पे किसी जगह पे पहले कॉस्ट से नेट बुक वैल्यू निकाल ली जाती है, फिर नेट बुक वैल्यू को सर सेल प्रोसीड से कंपेयर कर दिया जाता है, फिर आपको पता चलता है प्रॉफिट आया लॉस, कितने की बेची और इस वक्त उसकी कितनी वैल्यू थी मेरी बुक्स में, उसका डिफरेंस मेरे पास लॉस है। मेरी बात समझ में आ गई है।
सर यहाँ तक निकाल लीजिए इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। लिखा है सर, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 2014 शोइंग द डिलीवरी व्हीकल्स। लिख लिया था ना सबने? नहीं लिखा था? लिखा हुआ सर, प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ 30 जून के बारे में बताइए। अब पहले तो मेरी बात सुनो यार, कॉमन सेंस। डिलीवरी व्हीकल 1 है या बेच दिया? बेच दिया, तो अब उसकी कोई कॉस्ट तो आपके पास नहीं होनी चाहिए। डिलीवरी व्हीकल सिर्फ आपके पास क्या बचा है? 2। याद है आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बना रहे थे तो मैंने आपसे कहा था आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के सर 3 कॉलम्स होंगे। 3 ही होते हैं सर। पहला कॉलम आपके पास ये जो एसेट है, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या लिखा जाएगा? नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट का सबसे पहला कॉलम आपके पास कौन सा होता है? वो होता है आपके पास एट कॉस्ट। दूसरा कॉलम आपके पास क्या होता है? पीएफडी। तीसरा कॉलम आपके पास क्या होता है? नेट बुक वैल्यू। सर जवाब दीजिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आगे मेंशन करेंगे? यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आगे डिलीवरी व्हीकल। अब डिलीवरी व्हीकल जो आपके पास बची है उसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000। उस पे अब तक का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है सर? 4,000। सर माइनस कर दिया तो टोटल आंसर मेरा कितना आ गया सर? 16,000। इसके 2 मार्क्स दे रहा है वो आपको, फ्री है। तो कॉस्ट लिख के पीएफडी माइनस करके आंसर दिखाना है आपको, इट्स फ्री। हर दफा यही होगा। फ्राइडे को आपकी क्लास है, आपने वादा किया हुआ शाम में, सही ना? फ्राइडे सैटरडे आपकी शाम में क्लास है। फ्राइडे किस बजे? 5:30 6। नहीं हो रहा। क्यों? नहीं। खत्म हो रही है तुम्हारी? क्यों भाई? फ्राइडे क्यों? तो क्लास लेनी है सबने? कौन सी? 6 बजे। कितने बजे? कहाँ पर है? 6 बजे से स्टार्ट लेंगे ना क्लास, 6 to 7। हाँ हाँ, सब यही कर रहे हैं, पढ़ना है अब बस। अब 2 महीने और पढ़ें। फ्राइडे को क्लास रख रहा हूँ आपकी 6 to 7। मेरे साथ ना सुने, मैं अगर आपको 3 दिन पढ़ाऊँ और 2 दिन आपको सामा भाई पढ़ाएं। सामा भाई is somebody is very like known for working with me for the last 7-8 years. सामा is a charter accountant, फाइनल ईयर का चार्टर अकाउंटेंट है बॉय। मेरे साथ हर साल पढ़ाता है। इस साल थोड़ा लेट आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो लाइक वो लेट आ रहा है। आपको उसकी क्लास लेके बहुत मजा आएगा। एक तो पहली बात, वो कुछ पढ़ाएगा नहीं आपको, वो आपको देगा वर्कशीट और आपको बोलेगा आओ हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे अच्छी बात तो ये कि वो पास पेपर की वर्कशीट सॉल्व करवाएगा आपसे, उसका काम ही है, वो करता यही है। उसकी क्लास के बाद से ना आपका लेवल यहाँ है ना, तो यहाँ आना शुरू होगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे। वो आपको वो वाले सवाल करवाएगा जो कि आपको लगता है आपके बिल्कुल, यानी आपको लगता होगा कभी कि वो फजूल सवाल है, इस तरह की कोई कहानी, लेकिन आपको उसकी बात समझ आएगी। मेरी बात समझ में आई? तो उसकी अगर एक क्लास भी होगी ना, तो आप एक पूरा पास पेपर देख लेंगे उसमें। वो 3-4 सवाल जो आप भूल रहे हैं ना पीछे से, मेरे साथ पढ़ तो रहे, पीछे का तो भूलते जा रहे हैं, तो पीछे की चीजें रिवाइज करने के लिए वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई? वो आपको बैड डेट करा देगा, बार बार कंट्रोल अकाउंट करा देगा, वो आपसे एडजस्टमेंट करवा देगा, लेकिन फजूल वाली नहीं, खुद ही पढ़ा के पास पेपर के क्वेश्चन। बात समझ आई? सिर्फ पास पेपर ही कराएगा वो आपको। उस वो अब आपको एक सेपरेट क्लास में मिलेगा और पास पेपर कराएगा, पूरे पास पेपर। और वो नहीं है मैं आपके साथ मैथ्स वाला हल नहीं करूंगा, मैं अलग कॉम्पोनेंट पढ़ा रहा हूँ, अलग कॉम्पोनेंट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, वो साथ साथ आपको पास पेपर करा रहा है। मेरी बात समझ आई? और वो भी पास पेपर नहीं, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो जो पहले पढ़ चुके हैं, आप भूल ना जाए आपको। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन है, रिवाइज करा देगा आपको, कैश बुक है रिवाइज करा देगा आपको, पेटी कैश बुक है रिवाइज करा देगा आपको। ये सब चीजें आपके काम आना शुरू हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आई? उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे, अब वो आ रहा है काम कराने। अब से सब क्लास लेना, 4 दिन हो 5 दिन हो, सुबह क्लास लेना। बात समझ रहे हो? सुबह क्लास लेना, सुन तो उसकी रहे हो, मेरी भी सुनो, क्लास लेना। हाँ सुनो, अब देखो यहाँ देखो, आप बताएंगे, शुरू करें सर, जवाब दें। व्हाट इज दिस? स्विफ्ट लिमिटेड आर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन डिलीवरी व्हीकल 2। क्या लिखा हुआ है? स्विफ्ट लिमिटेड आर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन डिलीवरी व्हीकल्स 2। ये डिलीवरी व्हीकल नंबर 2। पहला वाला क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स। 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल से कम के लिए? कम के लिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादा के लिए कॉन्सेप्ट, हम 5 साल के लिए टायर डलाते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस की रनिंग कॉस्ट है। हैरान हुए हैं सुन के? हमारे यहाँ टायर डल जाता है तो पूरे मोहल्ले को बुला के दिखाते हैं, हम देखो गाड़ी में नया टायर डला है। दुनिया में इसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? टायर
हाँ बोलो। रेवेन्यू वो होगा जो 1 साल से कम चलेगा। 1 साल से कम, ये कम ही चलेगा दुनिया में। दुनिया में गाड़ियां बहुत चलती हैं और 1 साल में टायर रिप्लेस हो जाता है। हमारे यहाँ उसको बचा बचा के रखते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर इज रेवेन्यू। अच्छा चलें, अगर आगे लिख देता रेवेन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ टायर फॉर 2 years, तो आप कह देते कैपिटल एक्सपेंडिचर, साल से ज्यादा के लिए हो जाता वो। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर 1 साल में टायर आपका खत्म हो जाएगा। सर लिखा हुआ आ गया न्यू ट्रेलर, नया ट्रेलर लिया, नया ट्रेलर, ट्रेलर ट्रॉलर, चलो ट्रॉलर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी सही है। एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये 3 आइटम्स जो आपने यहाँ पे इसके अंदर काम किए हैं, अब इन 3 आइटम्स को जरा देख के आपका जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रेलर या ट्रॉलर होगा, ट्रेलर गलती से मैं यहाँ पे मेंशन हो गया, ट्रेलर ट्रॉलर नहीं होता, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखें इसका आंसर मार्किंग स्कीम से दिखा रहा हूँ आपको, क्या आंसर है देख लो, रेवेन्यू कैपिटल एंड रेवेन्यू। पता है ना रिप्लेसमेंट ऑफ टायर, फिर लड़ाई होती है रिप्लेस, मैंने दिखाया आपको कि देख लो रिप्लेसमेंट ऑफ टायर, हमारे यहाँ टायर सालों चलेगा, दुनिया में सिर्फ वो 1 साल से अंदर अंदर चल के रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में आई सर? अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी एक बात में, फिर आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊं इसका, वेरी गुड क्वेश्चन। हेडिंग डालो बॉस, अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 22, अब 22 है, पहले 21 था अब 22 है। ये अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 21 था, अब 22 कर रहे हैं। आपके साल में बहुत ज्यादा चांसेस हैं डेप्रिसिएशन के, बहुत ज्यादा। पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं आया, इस अटेम्प्ट में आने के बहुत चांसेस हैं इसके। सर सुनिए अब यहाँ देखें सर, ये क्वेश्चन ना यूजुअली उन बच्चों के लिए जिनका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक हो, उनके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए। सर लिखा हुआ है ए कमेंस बिजनेस ऑन अक्टूबर 1 2014, 2014 को अक्टूबर 1 को बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। लिखा हुआ है पार्सल्स टू कस्टमर, डिलीवरिंग पार्सल्स टू कस्टमर्स होम। ए ही परचेज अ मोटर वैन ऑन दैट डेट, द डिटेल्स आर परचेज प्राइस गिवन है, लाइफ ऑफ द मोटर वैन गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, घूम घाम के रेजिडुअल वैल्यू वापस आ गई। इज अनडिसाइडेड वेदर टू यूज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लिखा हुआ है इफ A uses diminishing balance method, annual rate of the depreciation would be 50%, 50% से वो चार्ज करेगा। आ रही है बात समझ में? Explain the term depreciation, अब मैं सब नहीं लिखवाऊंगा। What is depreciation? Spreading the life of non-current assets over its useful life except land. Spreading the value of non-current assets over its useful life except land। आधा क्वेश्चन तो थ्योरी में निकल जाएगा आपका। आप लोग जो खाली नंबर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं ना बार बार कि अकाउंटिंग में नंबर लिख के आ जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, पता है वहां जाके सरप्राइज हो जाएगा आपको। आधा क्वेश्चन थ्योरी में, स्प्रेडिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड। एक्सेप्ट लैंड। अब एक ही मोटर व्हीकल को जिसकी 9600 वैल्यू है, क्वेश्चन कह रहा है इस 9600 वाली वैल्यू का इसके लिहाज से डेप्रिसिएशन निकाल दो। आ रही है बात समझ? अब कंफ्यूजिंग बात है इस क्वेश्चन में एक, वो कह रहा है 50% लगाओ उसके ऊपर। बच्चा क्या करेगा सुने, अच्छा बच्चा भी करेगा ये, वो करेगा 9600 में से पहले 1200 को माइनस करेगा, पहले स्क्रैप वैल्यू को हटाएगा, उसके बाद फिर 50% लगा देगा। हालांकि मेरा आपको पहली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था, अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो आप अज्यूम क्या करेंगे उसको, जीरो। वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 50% का अलग से पैराग्राफ दे रहा है, ये ऊपर वाला पैराग्राफ अलग है। आ रही है बात समझ में? वो ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना तो परचेज प्राइस, लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू ये, बाकी 50% ये। अच्छा जो अगर 50 पर 1200 माइनस करके भी आंसर दे देगा एग्जामिनर, उसको भी एक्सेप्ट करेगा। ये पुराने क्वेश्चन हैं, अब नए वाले क्वेश्चन में तो क्लियर होता है बिल्कुल कि ये यूज करना है या नहीं करना है इसमें। अब सुनिए सर, यहाँ देखें सर, मैंने ये कहा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू पूछ रहा है, वो ये स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू 3 सालों की डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, मगर कब कब की, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2005, 6, 15, 16 और 17। अब सुनिए सर, आपने खरीदा कब है सर? 1 अक्टूबर को, ये भी पूरा साल चला। वही क्वेश्चन होना चाहिए सर आपका, सर मेरा तो पॉलिसी के बारे में कुछ कही नहीं रहा, तो मंथली पॉलिसी अप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे सर, 9600, उसमें से सर माइनस क्या करेंगे सर आप इसके अंदर से 1200, डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे सर आप इसको 3 इयर्स। सर आंसर निकाल लीजिए।
84 डिवाइडेड बाय 3 2800, ये हर साल की डेप्रिसिएशन आएगी। तो सर इसका मतलब है पहली साल का आंसर क्या आएगा 28, अगले साल का आंसर क्या आएगा 28, अगले साल का आंसर भी क्या आएगा 28। पहला वाला ऊपर हेडिंग डाली थी, स्ट्रेट लाइन मेथड वाला आंसर है। इस कॉलम में मैंने क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चेंज है, उसका 50% लेना है। थोड़ी देर के लिए मेरी बात माने, स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर दिया सर, मैंने लिखा कि 9600 को मल्टीप्लाई में कितने परसेंट कर दूंगा, पहले 50%। तो पहले साल का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4800, चेक कर लें। अब आप क्या करें सर, 96 में से, सॉरी 96 में से 48 को माइनस करें। हाँ, फिर उसके बाद 50% लगा दें, उसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा 2400। फिर सर जवाब दीजिए, 96 में से 48 को माइनस करें, 96 में से 48 को क्या कर दें सर माइनस, 24 को भी आप उसमें से क्या कर दें माइनस, तो जो बचेगा उसका 50% लगा लें, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1200। आ गई बात समझ में? हर साल का डेप्रिसिएशन आया। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का क्या आ गया सेम, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल का क्या आ गया सर रिड्यूसिंग रेट के साथ। नेटबुक वैल्यू बाद में निकलेगी उसकी, इन सबका टोटल निकालने के बाद। सेट वन एडवांटेज है, हाँ बोले अभी लिखो, हाँ चलो लिखो। जी दोबारा बोलिए। कौन सा स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट के रिलेटेड होगा, सी का एडवांटेज नेवर बी वर्ड करेक्ट होगा। नहीं मैं बताता हूँ, इजी टू कैलकुलेट होगा। लिखा हुआ है स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड इज इजी टू कैलकुलेट। स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा क्या होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है। आप आराम से सर इसमें कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। और बताएं स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और एडवांटेज, स्ट्रेट लाइन मेथड आसान होता है कैलकुलेट करने के लिए। कोई और बात? वो तो कोई इजी हो गया ना। कोई और बात? स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों यूज करते हैं, फायदा क्या है उसका? ज्यादा चार्ज होती है ओवर ईयर्स, आप जल्दी इसका बेनिफिट उठा लेते हैं। सर नहीं आई बात समझ में? पहले साल आपने 2800 उठा लिया बेनिफिट, दूसरे साल आपने कितना उठाया 2800, है ना, 2 सालों में। अब ये जो 2800 है ना, अगर ये 2800 एज अ परसेंटेज देखें आप, तो ये अच्छी खासी परसेंटेज है। अब ज़्यादा बेनिफिट भी पिकअप करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन क्या होती जाएगी, कम। जब डेप्रीसिएशन कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा देना होगा। मेरी बात समझते हो? ये मुश्किल बात बोली है मैंने, ये भी इस लेवल पे आपके, मैंने क्या कहा, अगर मैं एक्सपेंस कम कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो टैक्स भी क्या पे करना पड़ेगा, ज्यादा। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि आप कांस्टेंट डेप्रिशिएट करते हैं तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, टैक्स कम देना पड़ता है। बात समझ में आई? लेकिन इसकी जुगाड़ का ना आंसर निकाल लिया टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सालों पहले। उन्होंने कहा हम आपके स्ट्रेट लाइन मेथड को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हमें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे बना के दें, नहीं चाहिए आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, वरना लोग यही करते थे। बात समझ आई? अच्छा खैर, यहाँ तक एक काम कर लें, उसके बाद देखें सर, ये है आपका काम। वाओ सर, लिखा हुआ है स्टेट वन एडवांटेज ऑफ आज यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अर्ली ईयर्स का डेप्रिसिएशन क्या होगा, ज्यादा, लेटर ईयर्स का डेप्रिसिएशन कम होगा। क्यों? क्योंकि अर्ली ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगा, कम, और बाकी के ईयर्स में क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा है, यही वाला, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। हो सकता है, लेकिन इसके प्रॉफिट से बात करने से बेहतर ये बात करें ना, अर्ली ईयर्स में डेप्रिसिएशन क्या होगा, ज्यादा, और लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन क्या होगा, कम। मोर प्रैक्टिकल, ज्यादा रियल है ये। हाँ बोले सर, अगर हम कोई चीज बेचें और उस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो ज्यादा प्रॉफिट होगा शुरू के ईयर्स में। नहीं सर, वैसे भी हमारी डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी। ऐसा ही है, वो बात एएस में करना मुश्किल है। हाँ, सर क्योंकि जब आपने कहा ना स्ट्रेट लाइन पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो मैं ख्याल एक बात तुम्हारी सही है, सोच सही है, लेकिन थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड है इसमें, कुछ वैल्यूज लिख के चेक करनी पड़ती हैं कि है क्या नहीं। लिखा हुआ सर आगे अंदर, ए इज कंसीडरिंग प्रपोजल 1 चार्जिंग द टोटल परचेज प्राइस ऑफ द मोटर वैन
2015 टू इनकम स्टेटमेंट। ये देखो एक प्रपोजल ये मिला, आप प्रपोजल देखिए और आप एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट इसका रिप्लाई करें। प्रपोजल ये चार्ज कर देते हैं टोटल परचेज प्राइस ऑफ मोटर वैन टू 2015 की इनकम स्टेटमेंट में पूरी की पूरी चार्ज कर देते हैं। मोटर वैन कौन सी थी आपकी 9600, वो कह रहा है 9600 की 9600 को पूरे के पूरे को चार्ज कर दो उसकी इनकम स्टेटमेंट में एज अ डेप्रिसिएशन। क्या ये सही है? वो कह रहा है उसकी लाइफ पे स्प्रेड करने के बजाय एक ही साल में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। क्या सत्यपत ये सही बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा एक और बात बताइए, क्या आपने पहले साल इस मोटर व्हीकल से सारा बेनिफिट उठा लिया या अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उठाएंगे? तो भाई रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ क्या करना चाहिए? मैच। जब मैंने बेनिफिट ही नहीं उठाया, जब मैंने उससे रेवेन्यू जनरेट ही नहीं किया, तो मैं उसका एक्सपेंस कैसे ट्रीट करूं? मैंने इस एसी को चलाया, इस एसी को मैंने एक ही साल में पूरा डेप्रिशिएट कर दिया, तो अभी इसने 3 साल और चलना है, तो ये मेरे अगले 3 सालों के रेवेन्यू पे बेनिफिट देगा ना मुझे। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू को हमेशा आपस में क्या होना चाहिए? मैच। अगर मैं सारा का सारा एक साथ कर दूंगा तो मेरा एक्सपेंस मेरे रेवेन्यू के साथ क्या नहीं करेगा? मैच ही नहीं करेगा। मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडर स्टेट। क्यों? क्योंकि मुझे करनी थी डेप्रिसिएशन, फर्ज करो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2800 और मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं 9600। जवाब दे मैंने एक्सपेंस को क्या कर दिया? ज्यादा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? कम। प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया। आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर। मैं इशल दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदा, मैं उस पूरे को पहले साल डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर देता? अगर मैं पूरा कर दूंगा तो भाई प्रॉफिट अंडर स्टेट, प्रॉफिट मेरा अंडर स्टेट कर जाएगा। और ये बात समझ में? अब गौर से जरा यहाँ देखिए प्रपोजल 1 ये रहा, वो कह रहा है पूरी की पूरी वैन को उठा के 2015 की इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दो। राइट? रॉन्ग। रॉन्ग। आई कैन नॉट चार्ज द होल ऑफ द एसेट इन जस्ट 1 ईयर एज व्हाट? एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रही है बात समझ में? पहले मैं गाड़ी को खरीदूंगा, उससे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा और उसको थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है? यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन इन 2015 एंड देन चार्ज द स्ट्रेट लाइन मेथड। एक साल स्ट्रेट लाइन करें, एक साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करें। सही कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? कौन सी पॉलिसी गलत है? मैं बताऊं आपको। पहले साल मैचिंग प्रिंसिपल का प्रॉब्लम था, पहले प्रपोजल में मैचिंग प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है, दूसरे प्रपोजल में लिखें कंसिस्टेंसी पॉलिसी का प्रॉब्लम। हेडिंग डालिए कंसिस्टेंसी पॉलिसी। ये क्या होती है पहले मैं आपको ये समझाऊं। कंसिस्टेंसी पॉलिसी, हेडिंग डालेंगे सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा वाला लिख रहा हूं सर मैं, कंसिस्टेंसी पॉलिसी। कंसिस्टेंसी पॉलिसी। अब ये पॉलिसी है, ऐसा ही रहना चाहिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। क्या है अब इसकी बात सुने, कोई भी अकाउंटिंग का मेथड या कोई भी अकाउंटिंग की पॉलिसी शुड रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट ईयर्स। अकाउंटिंग अलाउ नहीं करता कि आप बार बार अपने मेथड और पॉलिसी को चेंज करें। तो आप ये लिखेंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड states that accounting methods, conventions, bases, बहुत सारे वर्ड्स हैं मैं सारे लिख रहा हूं, रूल्स एंड पॉलिसीज should remain consistent, should remain consistent. Basis, rules, convention, सारी चीजें जो हैं, रूल्स, बेसिस, कन्वेंशन, थॉट्स, उसके जितने भी बेस हैं सब क्या होने चाहिए? सेम। अगर एक साल स्ट्रेट लाइन अप्लाई किया तो अगले साल भी क्या अप्लाई करेंगे? स्ट्रेट लाइन। अगर एक साल, अच्छा एक चीज इसमें, ये रूल्स को ना मेरे हिसाब से रेट्स भी लिखिएगा, रेट भी सेम रहना चाहिए। अगर एक साल 20% तो अगले साल भी 20% सेम रहेगा, चेंज नहीं करेंगे आप इसको कभी भी चेंज नहीं करते। कन्वेंशन, बेसिस, रूल्स, रेट्स एंड पॉलिसीज शुड रिमेन कंसिस्टेंट। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के वो 2 मार्क दे देगा। पहला वाला मैचिंग प्रिंसिपल था, उसका आंसर आप लिख सकते थे, अभी नहीं लिखिएगा, लिख सकते थे एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर एंड इफ द एसेट if the value of the asset completely charged in just 1 year as depreciation, क्या होगा आपका प्रॉफिट अंडर स्टेट कर जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। आ रही है बात समझ में?
सर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सर, अब ये पढ़ें लास्ट काम आज की क्लास का। क्या लिखा है? ए ऑल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। डिलीवरी ऑफ मोटर वैन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। नीचे क्या लिखा हुआ है? ये कैपिटल है या रेवेन्यू? बताइएगा सर। डिलीवरी ऑफ मोटर वैन क्या है ये? कैपिटल। फ्यूल फॉर मोटर वैन रेवेन्यू, वो तो बार बार डालेगा, फ्यूल तो बार बार डालते हैं आप गाड़ी में। साइन राइटिंग इज बिजनेस नेम ऑन मोटर वैन। आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं एक्चुअली अपनी गाड़ी की, कैपिटल एक बार करेंगे, उसके बगैर गाड़ी चला भी नहीं सकते। आगे लिखा हुआ है मोटर वैन की इंश्योरेंस रेवेन्यू। पहला वाला क्या है सर? कैपिटल। दूसरा वाला क्या है सर? रेवेन्यू। फिर क्या है सर? कैपिटल। और फिर लास्ट क्या है सर? बस यहाँ तक का काम है। फ्राइडे के दिन क्लास के लिए तैयार रहिए। फ्राइडे या कल? हाँ खुदा को मान रहा हूँ। कल या फ्राइडे? फ्राइडे खुद आओगे ना यहाँ पे, बस उसके बाद कंटिन्यू करना क्लास। फ्राइडे इज बेटर। आपकी मैथ्स की क्लास के फौरन बाद क्लास कंटिन्यू हो जाएगी 6 o'clock। सोफिया पढ़ो भाई पढ़ो। बाद में ना मेरा खैर एहसान तो कोई भी बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन ये है कि बाद में याद आऊंगा मैं, क्योंकि पढ़ा रहा था 4-5 दिन पढ़ा रहा था, टिका के पढ़ा रहा था, कुछ कर रहा था क्लास में। बाकी लोग तो छोड़ देते हैं बीच में। मेरा दिल नहीं करता बच्चों को ऐसे बीच में भगा दूं। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे के दिन। टेक योर न्यू स्केड्यूल। अभी थोड़ी देर में आपके पास ग्रुप पे आ जाएगा। नाउ वी विल हैव क्लास, अकाउंटिंग क्लास लाइक 4 days a week, 4 दिनों की क्लास वीक में। सर जो टाइमिंग है